नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर कंपनियों पर लगेगा 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सरकार ने जारी किया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। अब अपने लिए फर्जी रिव्यू कराना ई कॉमर्स कंपनियों को पड़ेगा भारी। सोमवार को पेनाल्टी के प्रावधान वाला गाइडलाइंस सरकार कर सकती है जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आतंकवाद के खात्मे के लिए नेटवर्क तोड़ना जरूरी। दिल्ली में आतंकवादी फंडिंग रोकने पर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान ने बनाई दूरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। पीएसयू बैंकिंग में हुई खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। सेंसेक्स 87 और निफ्टी 36 अंक गिरकर बंद। गुजरात के चुनावी इतिहास में रैलीवार। बीजेपी का एक दिन में 82 विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार। बीजेपी ने किया कॉर्पोरेट बॉम्बिंग, दिया नाम। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का गुरुग्राम में आफताब की पुरानी कंपनी में तलाशी। श्रद्धा के दोस्त का आरोप, श्रद्धा को मारता था आफताब। पुराने फोटो में भी चोट के निशान। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल से। गुजरात के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में एक साथ 82 विधानसभा सीट पर बड़े नेता जनसभा करने जा रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात में यह प्रयोग किया है जिसको कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। इसमें नेता पहले चरण की 79 सीटों में से 82 सीट पर प्रचार कर रहे हैं। ये सभी सीट सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात की हैं। इस कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेता शामिल हैं। आप देखेंगे कांग्रेस का कल्चर 70 साल का, भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, नर्मदा नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़े रखे, वार और पार का झगड़ा रहा, जातियों का झगड़ा रहा, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको किसी ने किया तो सार्थक नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। चुनावी दंगल पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ केतन जोशी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केतन, बताइए क्या माहौल है? आज तो चुनावी पारा पूरा हाई दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने सही नाम दिया है कारपेट बॉम्बिंग, और जो पहला चरण है 89 सीट पर, उसमें से 82 सीट पर आज है वो चुनावी प्रचार लगा हुआ है और बड़े बड़े नेता को उतारा गया है। 15 राष्ट्रीय नेता है और 14 राज्य स्तरीय नेता है। अगर बड़े नाम की हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, अनुराग ठाकुर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री CR पाटिल समेत 82 सीटों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और ये सारी सभाएं हैं दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में, जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी है, वो आएंगे 22 तारीख को। उसके साथ अन्य नेता भी आगे पीछे आने की पूरी संभावना है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी है वो भी सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया सहित लगातार यहाँ पर सभाएं करने वाले हैं। और सबसे बड़ा नाम गुजरात चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी है, वो रविवार से लगातार 3 दिन तक कम से कम 6 सभा का अब तक का प्लानिंग हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि अब चुनावी सरगर्मियां गुजरात में तेज हो रही है। लेकिन आज के दिन की बात करें तो 89 में से 82 सीटों पर बीजेपी का धुआंधार प्रचार है वो जारी है। और रात 9 बजे तक छोटी बड़ी रैलियां सब करेंगे। इसके लिए 4-5 एयरक्राफ्ट भी बीजेपी ने लगाए हैं और सभी जगह पर वो छा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। पीछे पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी सभा चुनाव के लिए प्लानिंग कर रहे हैं।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर चुनावी रंग में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है और दंगल पूरी तरीके से तैयार है। चुनावी शोर के बीच इस बार गुजरात के हीरा कारोबारियों की नेता और पार्टियों से क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी केतन ने हीरा कारोबारियों से बातचीत की, आपको जरूर सुननी चाहिए। गुजरात में 18 लाख से ज़्यादा हीरा कारीगर है और नई सरकार से इस कारीगर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक डायमंड यूनिट में मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि लोगों की क्या है उम्मीदें। जीतू भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? पहली तो हमारी मांग है कि विविध दर में हमको राहत दी जाए डायमंड उद्योग को, और दूसरी मांग ये है कि व्यापारियों के जो पैसे फंस रहे हैं वो फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ, तो सीट की रचना तुरंत की जाए उनके लिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? मैं ये चाहता हूँ जैसे बीमा जो हमारा काटती है उसमें हमारे लिए बीमा में कुछ योजना दे, कुछ दुर्घटना हो जावे जैसे हमारे परिवार को कोई मदद मिले, ऐसा चाहते हैं हम। अच्छा, एक युवा भी है जो यहाँ पर डायमंड वर्क का काम करते हैं। महीने कितना कमा लेते हो और तुम्हारी क्या सरकार से मांग है? महीने का 15 से 20 हज़ार मैं कमा लेता हूँ। सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का जो प्रोफेशनल टैक्स कटता है पीटी, उससे हम सरकार से टैक्स तो हमारी सरकार लेती है हमसे, लेकिन पीएम आवास योजना हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि पीएम आवास योजना हम लोग हीरे वाले के लिए मिले, और जो इलेक्ट्रिक जो बाइक निकाली है उसके लिए भी हम लोग कुछ सब्सिडी मिले। सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण मांग है। इलेक्ट्रिक बाइक पर अगर ज़्यादा सब्सिडी दे तो पेट्रोल डीजल का ये जो मसला है वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा, और आवास की भी मांग करते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से? जो प्रोफेशनल टैक्स हर महीने कटता है उसमें राहत मिल जाए तो अच्छा है। कितना टैक्स कटता है और कौन लेता है टैक्स? ये यहाँ प्रोफेशनल टैक्स कटता है हमारा पगार में से 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में कटता है। कॉरपोरेशन लेती है? हाँ, कॉरपोरेशन लेती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी मांगे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जो बिजनेस है सालाना 1.5 लाख करोड़ का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार, जिसमें गुजरात का योगदान काफ़ी बड़ा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो डायमंड वर्कर्स की जो मांगे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। ये तो आपने लोगों की राय जानी। अब गुजरात चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीके अपना रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला, जो लोगों के लिए फिलहाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, पुतले के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बीजेपी ने इस तरीके के पुतले गुजरात में जगह जगह लगा रखे हैं। बीजेपी ने पुतले के बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें लोग अपने सुझाव लिखकर इसमें डाल रहे हैं। इस तमाम कैंपेन का मकसद ये है कि लोगों से ये जाना जाए कि वे अपनी आने वाली सरकार से चाहते क्या हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैसे निशाना साधा। भोजपुरा के मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही करेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। और अब बात दिल्ली की, जहां एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज फिर एक वीडियो जारी किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी चुनाव के लिए वसूली की है। पात्रा ने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी अधिकारी से वसूली की। ये उनका पूरा स्टिंग ऑपरेशन है। पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी भी लगा दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी एमएलए पेड़ हैं जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पैसों का फल देते हैं। मुकेश गोयल जी कमाल हैं। मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं। वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। फर्जी भी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है।
क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन बिल की। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कंपनियों के आपके डाटा का गलत इस्तेमाल कंपनियां करती हैं तो उन पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। अब सरकार ने हमारी खबर पर मुहर लगाते हुए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ड्राफ्ट बिल में उन सभी बातों का ख्याल रखा गया है जिससे डाटा प्रोटेक्शन और पुख्ता किया जा सके। बिल में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ले किए थे कि प्राइवेसी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे के सारे प्रिंसिपल्स को पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज लिमिटेशन, कंसेंट मैकेनिज्म, नोटिस, इन सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली इसमें डाला गया है, बहुत एक ढंग से डाला गया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया कि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन पूरा डिजिटल तरीके से होगा, डिजिटल बाय डिज़ाइन। डिजिटल बाय डिज़ाइन इसका इम्प्लीमेंटेशन का मेथड है। तो ये एक नए तरीके से एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने का इसमें ध्यान रखा गया है। और इस खबर पर डिटेल के साथ हमारे साथ असीम जुड़ गए हैं। असीम, बताएं, आपने खबर दी थी और अब खबर पर मुहर लग गई है, क्या कुछ डिटेल्स है इस वक्त आपके पास? देखिए, CNBC आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। बुधवार को हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सरकार जो है जल्द ही पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो जारी कर सकती है और डाटा का मिसयूज करने वाली कंपनियों के ऊपर भारी पेनल्टी जरूर लगेगी। तो अब सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो जारी कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई भी कंपनी जो है डाटा का मिसयूज करती है या उसके यहाँ से डाटा जो लीक होता है तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी जरूर लगाई जाएगी। कंपनियों के ऊपर उनके वायलेशन के हिसाब से पेनल्टी जरूर लगेगी जो 10,000 से लेकर के 500 करोड़ रुपए तक जो है हो सकती है। इसके अलावा सरकार जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। ये बोर्ड जो है किसी भी डाटा लीक की जांच जो है कर सकेगा। कहीं से अगर डाटा के उसके मिसयूज का उसको खबर मिलती है तो उसकी जांच जो है वो भी कर सकेगा और जो भी कंपनी है उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगा सकेगा। तो सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी करके सभी पक्षों से 17 दिसंबर तक राय जो है मांगी है। सरकार का इरादा है कि इसको आने वाले जो संसद का सत्र है उसके अंदर इस बिल को लेकर के लाया जाए और इसको वहां पे पास जो कराए तो जल्दी एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो लॉ जो है और कानून जो है वो बन सकता है जिसके तहत कोई भी कंपनी अगर डाटा का मिसयूज करती है तो उसके ऊपर 500 करोड़ तक की पेनल्टी जो है लग सकती है। जी, आप बने रहे हमारे साथ असीम, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए पॉजिटिव रिव्यू लिखवाने पर अब भारी पेनाल्टी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर मंत्रालय सोमवार को फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा। इस पर भी डिटेल के लिए हमारे साथ असीम में एक बार फिर हैं। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स है इस पर आपके पास? देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए फेक रिव्यूज जो है वो लिखवाती हैं, साथ ही अपनी रेटिंग को बढ़ा चढ़ा करके जो है वो दिखाती हैं। इतना ही नहीं, जो इनके कंपटीटर्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज जो है वो लिखवाती हैं। लेकिन अब ऐसा जो नहीं हो पाएगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार इनके ऊपर जल्दी शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। सोमवार को कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है फेक रिव्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर सकता है। इसके बाद अगर कोई भी कंपनी जो है ऐसा पाया जाता है कि उसने फेक रिव्यूज लिखवाया, अपने लिए पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाए या किसी दूसरी कंपनी के नेगेटिव रिव्यूज लिखवाए तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो है लगेगी। ये पेनल्टी 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक जो है हो सकती है। इसके साथ साथ जो CCPA है वो भी तैयारी कर रहा है कि वो सुनो मोटो इनके ऊपर कार्रवाई जो कर पाए। खासतौर पर कहीं उसको लगता है कि यहाँ पर रेटिंग जो है गलत दी गई है, उसका रिव्यू जो है पॉजिटिव जो है दिया गया है, तो कम जो CCPA है वो भी इसके ऊपर कार्रवाई जो कर सकती है। तो सोमवार को खासतौर पर सरकार जो है फेक रिव्यूज को लेकर के एक गाइडलाइन जो है जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात मार्केट की करेंगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 87 पॉइंट गिरकर आज 61,663 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी और निफ्टी बैंक में आखिरी घंटे में निचले स्तर से रिकवरी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। PSU बैंकिंग इंडेक्स में खरीदारी और रियलिटी IT शेयरों में हल्की बढ़त आज देखी गई। तो वहीं सबसे ज्यादा बिकवाली ऑटो PSE फार्मा शेयरों में रही और इंफ्रा FMCG एनर्जी शेयरों में आज दबाव दिखा।
वेलेंटिन्स एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया का ये मानना है कि ग्लोबल बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हुए हैं। बाजार में अभी कंसोलिडेशन कायम रह सकता है। पूरा ब्रॉड मार्केट देखे तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड की थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है, अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेज है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है, वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। और बाजार में क्यों है कंफ्यूजन की स्थिति, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर गुरुग्राम गई, जहां उसकी पुरानी कंपनी में तलाशी ली गई। तो वहीं आफ्ताब के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफ्ताब पहले से ही श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। इसके अलावा पुलिस के सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। डिटेल के लिए बात करते हैं शालिनी कपूर तिवारी से। शालिनी, बताएं क्या कुछ है इस मामले पर, पूरी अपडेट। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये पूरा मामला और ज्यादा उलझता चला जा रहा है। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि आफ्ताब पुलिस को लीड दे रहा है या फिर मिसलीड कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का जो था और अब का स्टेटमेंट जो है, दोनों में बहुत ज्यादा तब्दीली है। आफ्ताब के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जरा आप देख लीजिए आफ्ताब का घर, जहां पर जघन्य तरीके से हत्या की गई, पहले श्रद्धा की और फिर उसके बाद ये आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उसके बाद उसके घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जो कि महरौली के जंगल है, वहां इन शव के टुकड़ों को ठिकाने उसने लगाया। ये उसका पहले का स्टेटमेंट था। लेकिन इस घर से लेकर के महरौली के जंगल से लेकर ये जांच अब 5 राज्यों तक फैल चुकी है। क्योंकि आज का जो ताजा बयान, जो खबर हमें पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है, वो ये है कि आफ्ताब की तरफ से ये कहा गया है कि उसने 35 टुकड़े नहीं किए थे श्रद्धा के शव के, बल्कि 18 से 20 टुकड़े किए थे। इसके अलावा ये भी उसने कहा कि उसने इन शवों के, इस शव के टुकड़े को देहरादून भी जाकर ठिकाने लगाया था। इसके अलावा जांच, क्योंकि पुलिस को अब बहुत ज्यादा भरोसा रह नहीं गया है आफ्ताब की बातों के ऊपर, वो संभवतः गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पुलिस को। और यही वजह है कि गुरुग्राम, जहां वो काम करता था, नौकरी करता था, वहां भी दिल्ली पुलिस आज पहुंची पूछताछ के लिए। और श्रद्धा के शव के टुकड़े कहीं वहां भी तो ठिकाने लगाने नहीं पहुंचा था आफ्ताब, इस बात की तफ्तीश के लिए। तो अब आप ये समझिए कि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का, जिसमें उसने ये कहा था कि 35 टुकड़े शव के किए, अब वो कह रहा है कि 18 से 20 टुकड़े किए। 5 राज्यों तक ये पूरा जाल बिछ चुका है पुलिस का। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल शामिल है, क्योंकि इन दोनों ही जगह श्रद्धा और आफ्ताब घूमने गए थे और ये श्रद्धा की मौत के ठीक पहले था। तो उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा गुरुग्राम यानी हरियाणा, वहां भी पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली में ये जांच पहले ही चल रही थी। इसके अलावा मुंबई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले मुंबई गया था और उधर का उसने रुख किया था। तो 5 राज्यों तक अब ये जांच का जो पूरा दायरा है वो पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका शालिनी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और साझा नीति का आह्वान किया। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 78 देशों के डेलीगेट्स और संस्थाएं शामिल हुए। आज इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है, जिसके खिलाफ अस्पष्ट नीति की कोई जगह नहीं है। भारत ने आतंकवाद से मुकाबला किया है और एक हमले को भी हम बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं। इस आतंकवादी को
एक आतंकवादी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए लंबी रणनीति होनी चाहिए ताकि उनके फंडिंग के सोर्सेस को खत्म किया जा सके। Our intention is to bring the world together in taking the war against terrorism to the next level. Friends, I wish all the participants success in the deliberations over the next few days. I'm positive that you will help in attacking terror funding in all its dimensions. और महाराष्ट्र के गांव में बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। क्या इस तरीके से सार्वजनिक बैन लगाकर एडिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। भारत ने अपने पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के लॉन्च के साथ आज इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे किफायती रॉकेट में से एक विक्रम एस को आज सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। 6 मीटर लंबे रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ मिशन प्रारंभ की शुरुआत हुई। विक्रम एस देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है। 200 इंजीनियर्स ने 2 साल में बनाकर इसे तैयार किया। विक्रम एस को प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश से बड़े बदलाव अब देखने को मिलेंगे। रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।